हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, एक गैस होती है और एक लिक्विड होता है। उसमें हम क्या करते हैं, उस लिक्विड में गैस को डिसॉल्व करते हैं और हमारे पास क्या मिलता है, एक सॉल्यूशन। ठीक है, जिसमें एक गैस होती है वो हमारा किसका काम करती है, एज अ सॉल्यूट होती है हमारे पास, और लिक्विड होती है हमारे पास एज अ सॉल्वेंट। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास हम ये देखते हैं कि क्या हर गैस एक लिक्विड में डिसॉल्व हो जाती है इजली से, या कोई पर्टिकुलर टाइप की गैस ही लिक्विड में डिसॉल्व होती है। तो वो डिपेंड करता है कि उस गैस का नेचर कैसा है। तो अगर तुम्हारे पास कोई गैस पॉलर गैस है, पॉलर गैस जैसे अगर मान लिया मैंने लिया कोई HCl गैस है और उसको मैंने एक वाटर में डिसॉल्व कर दिया। ठीक है, तुम्हें पता है कि जो वाटर है वो भी कैसा है, एक पोलर सॉल्वेंट है। ठीक है, अगर जैसे तुम इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाती है, इजिली से सॉल्युबल, और क्या बना देगा, ये HCl एसिड है, H प्लस देगा और ये एक्सेप्ट करेगा H3O प्लस, और यहाँ से क्या निकल गया मेरे पास, Cl नेगेटिव। क्लियर है। अगर गैस देखो, अगर कोई भी गैस लिक्विड में डिसॉल्व होने के बाद कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेती है, तो इसका मतलब वो गैस की सॉल्युबिलिटी क्या कर जाती है, उस लिक्विड में इंक्रीज कर जाती है। क्लियर। और ये हमें कैसे पतेगा चलेगा कि अगर कोई गैस पॉलर है और सॉल्वेंट भी पॉलर है तो वो क्या होगी, उसकी सॉल्युबिलिटी उस केस में क्या कर जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है। नेक्स्ट, अगर मेरे पास कोई गैस नॉन पोलर है, अब तो नॉन पोलर गैस को अगर पोलर सॉल्वेंट में डालते हो, नॉन पोलर गैस कौन सी हो सकती है, O2 है, N2, हाइड्रोजन। ये अगर तुम इस वाटर के अंदर डालोगे तो ये HCl के कंपेरेटिवली क्या होते हैं, ये लेस सोल्यूबल होती है। क्यों? क्योंकि हमारा जो वाटर है वो क्या है, पोलर, और जो गैस है वो किस नेचर में है, नॉन पोलर। तो और हमें पता है अगर इसको सॉल्युबिलिटी को बढ़ाना है तो हम इसके लिए इसके अंदर क्या डाल देते हैं, इसको किसके अंदर डिसॉल्व करते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर। नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, इथाइल अल्कोहल। हाँ, अगर तुम इसको इथाइल अल्कोहल में डाल देते हो इन गैसेस को, तो इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। क्लियर। इसका मतलब क्या हुआ कि पोलर गैस पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगी, नॉन पोलर गैस नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगी। इट मीन्स लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ये हमने ऑलरेडी भी पढ़ी हुई है इसके बारे में, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। क्लियर। ओके, अब तुम ये देखो कि अगर कोई भी गैस लिक्विड में जाकर डिसॉल्व हो रही है तो इसका मतलब गैस बेसिकली क्या हो रही है, लिक्विड में जाके लिक्विफाई हो रही है ना। और हमने यहाँ पर एक टर्म पढ़ी है, हम उस टाइम पर एक टर्म पढ़ते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। एक टर्म होती है क्रिटिकल टेम्परेचर, जो आप लोगों ने ऑलरेडी स्टडी किया होगा 11th क्लास में। ठीक है। अब तुमने ज़्यादातर देखा होगा कि जो भी हमारी ड्रिंक्स वगैरह की बॉटल होती है, तब जब तुम उसका ऊपर से ढक्कन उतारते हो तो तुमने देखा कि उसमें से एकदम से गैस बाहर निकलती है। वो कौन सी गैस होती है, कौन सी गैस होती है, वो CO2 गैस। ठीक है। तो वो जो CO2 गैस होती है ना, हम ज़्यादातर ड्रिंक्स में ना ये CO2 गैस को प्रेफर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसका जो CO2 गैस होती है ना, इसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, हाई। और किसी भी गैस का जितना ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा, उसका लिक्विफिकेशन जो होगा वो उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है। और अगर किसी भी गैस का लिक्विफिकेशन ज़्यादा हो गया तो तुम समझ गए होंगे उस गैस की सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा। क्लियर। आई थिंक सो तुम्हें गैस का नेचर का समझ में आया होगा कि अगर कोई गैस पोलर है और सॉल्वेंट भी पोलर है तो वो ज़्यादा सोल्यूबल है, नॉन पोलर के अंदर ज़्यादा सोल्यूबल होती है। ठीक है। और अगर किसी भी जिस गैस का, अगर तुम्हारे पास मान लिया कोई दो गैस है और उसमें से पूछे इनमें से कौन ज़्यादा सोल्यूबल है, तो तुम उसका क्या चेक करो, क्रिटिकल टेम्परेचर। जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा, उसकी सोल्यूबिलिटी उस गैस में क्या हो जाती है, ज़्यादा। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर मैं टेम्परेचर का देखूं कि टेम्परेचर का क्या रोल है किसी भी गैस को जब हम लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं। क्लियर है। ओके, देखो जब भी तुम किसी भी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करते हो ना, तो हमेशा ध्यान रखना उस टाइम पर क्या होता है, जो सॉल्यूशन मिलता है हमें बहुत सारी हीट निकलती है। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी कोई गैस लिक्विड में डिसॉल्व होती है तो वो कौन सी प्रोसेस होती है उस टाइम पर, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है। और अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं उसका में से क्या निकल रही है, एनर्जी। ठीक है। और अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स, हमने थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा है कि ड्यूरिंग दी प्रोसेस अगर एनर्जी लीज करती है तो हम बोलते हैं, टर्म यूज करते हैं डेल एच। उस टाइम उसका डेल एच जो होगा वो क्या रहेगा, नेगेटिव। क्लियर है। एक तो तुमसे एग्जाम में ये सिंपल क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ा दे तो हमारे पास जो इक्विलिब्रियम इसका शिफ्ट होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा या बैकवर्ड डायरेक्शन में।
ओके देखो सीधी सी बात है, तुम एक चीज देखो, तुम क्या कर रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, क्लियर, और ये रिएक्शन क्या कर रही है, हीट निकाल रही है, क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तुम उसके फेवर में काम कर रहे हो और डिसफेवर में काम कर रहे हो। ये कह रही है कि मैं गैस लिक्विड में तभी डिसोल्व होगी जब उसमें से क्या निकलेगी, हीट बाहर, और भाई तुम इसको हीट दिए जा रहे हो, वो बाहर निकालने की कोशिश कर रही है, तो तुम उसके अगेंस्ट काम कर रहे हो ना। और अगेंस्ट काम कर रहे हो तो क्या इसका मतलब क्या होगा, अगर अगेंस्ट काम करोगे तो जो इक्विलिब्रियम है मेरा वो कहाँ शिफ्ट होगा, इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन। इतना क्लियर। और अगर तुम देखो, अगर जब गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करे, अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस होती कि उसको चाहिए हीट भाई ये डिसॉल्व करने के लिए, और तुम टेम्परेचर दे रहे हो, भाई तुम तो अच्छा काम कर रहे हो, उसको हीट चाहिए, तुम भी दे रहे हो, तो तब हमारी रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होती, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इतना क्लियर। लेकिन यहाँ से ना एक नंबर का कभी कभार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, एक तो यही पूछ लेते हैं कि टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी के साथ क्या फर्क पड़ता है जब किसी गैस को तुम क्या करते हो, लिक्विड में डिसॉल्व करते हो। तो ध्यान रखना हमेशा जब तुम किसी भी गैस का टेम्परेचर बढ़ाते हो उस टाइम पर उसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो क्या कर जाती है, डिक्रीज करती है। क्लियर है। ओके नेक्स्ट एग्जाम में कभी कभार क्या पूछ लेते हैं, वो यहाँ पर एक लाइन मेंशन कर देता है क्वेश्चन के टाइम पे, हमें समझाओ ये थर्मोडायनामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो उस टाइम पर हम क्या करते हैं, अगर थर्मोडायनामिक पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने पूछा है तो हम कुछ थर्मोडायनामिक टर्म यूज करते हैं। देखो कैसे, अब तुम्हें पता है कि जब तुम किसी भी गैस को लिक्विड में डिसोल्व कर रहे हो तो उस टाइम पे जो प्रोसेस हुई वो कैसी थी, एक्सोथर्मिक। यस, तो इस मीन्स उसका जो डेल एच रहा वो कैसा रहा, नेगेटिव। क्लियर। और अगर ये प्रोसेस हो रही है तो हम बोलते हैं कि वो प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस। क्लियर, स्पॉन्टेनियस। और स्पॉन्टेनियस से अगर हमें ये पता करना है तो हम मानते हैं कि फॉर ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस उसका जो डेल जी होता है वो क्या होना चाहिए, नेगेटिव। क्लियर। ओके, एंड वी नोट जो डेल जी होता है वो किसके इक्वल होता है, डेल एच माइनस टी डेल एस। डन। अब देखो तुम्हें पता है कि जो डेल एच है वो तो इस रिएक्शन का क्या है, नेगेटिव। टेम्परेचर के साथ तो हमें इफेक्ट देखना ही है। अब हमें देखना डेल एस। डेल एस क्या है, एंट्रोपी। एंट्रोपी बेसिकली क्या होती है, रैंडमनेस। ठीक है, किसी भी चीज की रैंडमनेस क्या है। देखो अब तुम ये देखो, जो पहले गैस थी, गैस पहले इधर उधर इधर उधर घूम रही थी, अब तुमने क्या किया, उस गैस को लिया और लिक्विड में डाल दिया, क्या अभी भी गैस के पास उतनी फ्रीडम से वो घूम रही है, नहीं। बेसिकली उसकी रैंडमनेस क्या होगी, डिक्रीज कर गई। तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि अगर रैंडमनेस डिक्रीज करती है तो मैं बोल सकती हूँ उसका जो डेल एस है वो भी क्या कर जाएगा, डिक्रीज। क्लियर है, तो डेल एस क्या रहेगा उसका, नेगेटिव। पहले रैंडमली घूम रही थी गैसेस, जैसे ही लिक्विड में हमने डिसॉल्व की उसकी रैंडमनेस क्या कर गई, डिक्रीज। इट मींस उसका जो डेल एस रहा वो भी क्या हो गया, नेगेटिव। क्लियर है। लेकिन हमें भाई गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करना है, इस प्रोसेस को हमें क्या करना है, स्पॉन्टेनियस। अगर प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस करना है, डेल जी शुड भी क्या होना चाहिए, ऑल्सो नेगेटिव। ओके चलो अब मुझे बताओ कि डेल जी को मैं क्या रखूं, टेम्परेचर की वैल्यू की डेल जी मेरा क्या आ जाए, नेगेटिव। तुम सोच के देखो, अगर मैं ये वैल्यू देखो, डेल एस तो नेगेटिव है ही, अगर नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। क्लियर। अब तुम्हें देखना है ये जो टेम्परेचर है, अगर मैं टेम्परेचर को बहुत ज्यादा हाई कर दूं तो नेगेटिव वैल्यू छोटी हो जाएगी, आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में। क्लियर, लेकिन हमें किस में चाहिए, नेगेटिव। तो मेरे को क्या रखना पड़ेगा, टेम्परेचर जितना मैक्सिमम लो रख सकते हो तुम्हें उतना ही ज्यादा क्या रखना पड़ेगा, लो। यही तो हमने अभी पढ़ा कि जितना ज्यादा टेम्परेचर कम रहेगा उस गैस की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, उतनी ही ज्यादा। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि गैस को जब तुम लिक्विड में डिसॉल्व करते हो तो उस टाइम पे जो टेम्परेचर है वो कैसा रहना चाहिए, कम। क्लियर है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, यहाँ से बोर्ड में आता ही आता है, मतलब ये लगा के चलो तुम। ठीक है, तो यहाँ ये वाला हमें क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से करना है। नेक्स्ट हमारे पास प्रेशर, कि प्रेशर का क्या रोल होता है जब भी तुम किसी भी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करते हो। तुम कहोगे मैडम हमने ये सॉलिड इन लिक्विड वाले केस में तो नहीं पढ़ा। सॉलिड इन लिक्विड के केस में हम प्रेशर का रोल नहीं प्ले करते, क्योंकि हम मान के चलते हैं जो है होती है हमारी सॉलिड जो होती है वो ऑलरेडी कॉम्प्रेसिबल होती है, लेकिन जो लिक्विड होती है हम क्या करते हैं उसको कितना हाईली कॉम्प्रेसिबल कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो प्रेशर का क्या रोल होता है कि जब भी तुम किसी भी गैस पे प्रेशर अप्लाई करते हो तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो भी क्या कर जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि अब तुमने ये तो देखा ही है कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल में जो गैस फिल्ड होती है वो क्या होती है, वेरी हाई प्रेशर पर फिल्ड होती है। ओके नेक्स्ट, लेकिन ये नोट करना है कि उसका जो टेम्परेचर होता है ना वो क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट।
एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, एट, ये मैं लिख देती हूँ एक बार, एट कांस्टेंट टेम्परेचर अगर तुम किसी भी का भी प्रेशर बढ़ाते हो तो उस गैस की सॉल्युबिलिटी भी क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। तो मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि सॉल्युबिलिटी, द solubility of gas in liquid is directly proportional to partial pressure of गैस। ठीक है, अब देखो इसने क्या बोला, किसी भी गैस की जो सोल्युबिलिटी होती है वो पार्शियल प्रेशर के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो मैं मतलब ये लिख सकती हूँ एस, सोल्युबिलिटी को मैं एस से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इतना क्लियर? ओके, तो सॉल्युबिलिटी जो होती है उसको हम किस में यहाँ पर मेजर कर रहे हैं, मोल पर लीटर। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाकर मैंने क्या लगा दिया, कांस्टेंट के पी। यहाँ से के हमारा जो आया वो किसके इक्वल आ गया, एस बाय पी। ठीक है, ओके, तो सॉल्युबिलिटी की जो यूनिट है यहाँ पर वो क्या है, मोल पर लीटर, और प्रेशर की यूनिट क्या है, एटमॉस्फेयर, तो मोल पर लीटर एटमॉस्फेयर। क्लियर? और अब यही बात इसने बोला कि कोई भी गैस की जो सोल्युबिलिटी होती है पार्शियल प्रेशर के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और ये जो बोला, ये किसने बोला, हेनरी नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने बोला, और इस लॉ को नाम दिया गया हेनरीज लॉ। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, कि ये क्या हमारे पास, इसी को हमने क्या बोला, हेनरीज लॉ। लेकिन बाद में क्या हुआ भाई, डॉल्टन आया और डॉल्टन ने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, उसने क्या मॉडिफाई किया, देखो हेनरी ने बोला कि किसी भी गैस की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो क्या होती है, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, हेनरी ने क्या किया, ये सॉल्युबिलिटी टर्म ना यूज करके, क्योंकि उसने यहाँ पर एक वर्ड यूज किया दैट इज मोल फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि भाई ये जो मोल फ्रैक्शन है ना, ये कैसी टर्म है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। वो कह रहा है बार बार ये लिखने की बजाय भाई, क्योंकि जो सॉल्युबिलिटी होती है टेम्परेचर के साथ साथ चेंज हो जाती है ना, अभी हमने देखा भी था। तो उसने इस टर्म को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, इसके लॉ को, हेनरी के लॉ का, ये डॉल्टन मॉडिफाइड था। ठीक है, उसने थोड़ा सा इसको मॉडिफाई किया, उसने यहाँ पर सॉल्युबिलिटी की जगह क्या यूज कर लिया, मोल फ्रैक्शन, और बोला किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस गैस के मोल फ्रैक्शन के। क्लियर? और अब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाकर हमने क्या लगाया, के कांस्टेंट, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया के एच, P इज इक्वल टू के एच। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई। और के एच हमारे पास क्या होता है, के एच इज हेनरी कांस्टेंट, के एच इज हेनरी कांस्टेंट। ठीक है, चलो हम एक ग्राफ बनाते हैं किस किस के बीच में, अब प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में। बताओ कैसा ग्राफ बनेगा। देखो जब भी तुम्हें कोई भी ग्राफ बनाना है तो हमारे पास देखो ये इक्वेशन है, वाई एक्सिस पर कौन है, प्रेशर, इसको हम वाई एक्सिस पर ही ले लेते हैं। एक इक्वेशन होती है एक्स एक्सिस पर कौन है, मोल फ्रैक्शन, तो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, सी क्या होता है हमारे पास, इंटरसेप्ट, एम क्या होती है हमारे पास, स्लोप। अब देखो इंटरसेप्ट में इसने कोई वैल्यू लिखी हुई है नहीं, तो इसका हमारा मतलब जो इंटरसेप्ट जीरो है, ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होएगा, ऑरिजिन से। अगर इंटरसेप्ट जीरो तो ग्राफ हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, ऑरिजिन से। अब देखो प्रेशर और मोल फ्रैक्शन एक दूसरे के क्या है, डायरेक्ट रिलेशन, कि प्रेशर बढ़ रहा है तो मोल फ्रैक्शन भी बढ़ रहा है, तो इस टाइम पर हमारा ग्राफ कैसा आता है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ। और उसकी जो स्लोप होगी वो बताओ किसके इक्वल होगी, के एच। देखो स्लोप क्या है मेरे पास, के एच, और एक्स एक्सिस पर कौन है मेरे पास, मोल फ्रैक्शन, और वाई एक्सिस पर कौन है, प्रेशर। क्लियर? और इसी के एच को हम क्या बोलते हैं, हेनरी कांस्टेंट। अब इसकी यूनिट बताओ मुझे क्या होगी फटाफट, हेनरी कांस्टेंट की यूनिट्स क्या होगी, के एच की यूनिट। देखो मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है, यूनिट लेस होता है, तो के एच की यूनिट जो प्रेशर की यूनिट होगी वही क्या होगी, के एच की यूनिट। तो के एच इज इक्वल टू एटमॉस्फेयर और या फिर बार। ओके एक और चीज नोट करना, कभी बार न्यूमेरिकल्स में ना के एच की जो यूनिट होती है ना, वैल्यू देकर वो पीछे ये लगाते हैं एटमॉस्फेयर इनवर्स। ये कब यूज होती है, इसका मतलब देखो ये हो रहा है, वो क्या कह रहा है ऊपर कि प्रेशर बढ़ाने से मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, मैं ये भी तो बोल सकती हूँ ना, मोल फ्रैक्शन बढ़ने से प्रेशर भी बढ़ रहा है। क्लियर? तो उस टाइम पर वो ये यूज करते हैं, के इज इक्वल एक्स मोल फ्रैक्शन इक्वल टू पी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन को क्या लगा दिया, के एच पी। अब देखो, अब के एच की यूनिट निकाल के देखो, के एच क्या होगा, इक्वल टू 1/p। डन? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा मोल फ्रैक्शन है वो क्या है, कांस्टेंट, मतलब इसकी कोई यूनिट नहीं होती बेसिकली। अगर इसकी कोई यूनिट नहीं है तो यूनिट लेस है, तो इसकी इनवर्स प्रोपोर्शनल आ गया पी के, हो जाएगा यहाँ से। ओके
नेक्स्ट नेक्स्ट हम हमारे पास और कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, देखो एक और मेरे पास एक और वेरी करते हैं हम, इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, अगर मैं प्रेशर को कांस्टेंट रख दूं तो हमारे पास क्या रिलेशन आता है, देखो P इक्वल टू के एच एक्स, तुम्हें जनरल यही फॉर्मूला याद रखना है कि जो प्रेशर होता है वो किसके इक्वल होता है, के एच इंटू एक्स। अब तुम देखो अगर मेरे पास प्रेशर कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट हो गया, तो के एच और एक्स में क्या रिलेशन रहेगा, एक्स बेसिकली दिमाग में रखना है क्या है, सॉल्युबिलिटी, एक सॉल्युबिलिटी की टर्म है बेसिकली, तो के एच और एक्स क्या एक दूसरे के इनवर्स रिलेशन हो जाएंगे, यस। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो अगर के एच बढ़ा तो मोल फ्रैक्शन जो है वो क्या कर जाएंगे, घट जाएंगे, मतलब मैं क्या बोल सकती हूँ, उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या करेगी, डिक्रीज। इतना क्लियर। ये कभी बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि के एच और सॉल्युबिलिटी में क्या रिलेशन होता है, तो के एच और सॉल्युबिलिटी में क्या रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन। अभी हमने एक टेम्परेचर का पढ़ा था, टेम्परेचर के साथ सॉल्युबिलिटी का क्या रिलेशन होता है, अगेन इनवर्स। और प्रेशर का देखा था हमने, प्रेशर का भी कैसा रिलेशन होता है, प्रेशर का डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है, और के एच और टेम्परेचर का इनवर्स रिलेशन, सॉरी डायरेक्ट। ये तीनों चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अच्छा, अब इन तीनों से मुझे फटाफट से बताओ, टेम्परेचर एंड के एच, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन रहेगा, कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ के एच बढ़ेगा या घटेगा। देखो हमने यहाँ से देखा टेम्परेचर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, क्लियर। अगर टेम्परेचर बढ़ने के साथ सॉल्युबिलिटी घट रही है, और अगर सॉल्युबिलिटी घट रही है तो के एच क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। तो इट मीन्स क्या मैं बोल सकती हूँ, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ के एच भी जो करेगा मेरा, वो भी क्या करेगा, इंक्रीज। ये क्लियर है, ओके। नेक्स्ट है मेरे पास, ये था हमारे पास हेनरीज लॉ। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हेनरी लॉज को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, उसकी एप्लीकेशन। बोर्ड में भाई यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, राइट द एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉज, ये 5 नंबर के भी काउंट किया जाता है। तो एप्लीकेशंस क्या है इसमें हम देखो, सबसे पहले हमने ये 2-3 बार डिस्कस किया है कि जो भी हमारी कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स वगैरह होती है उसमें गैस फिल्ड होती है, ठीक है। वो जो गैस फिल्ड होती है वो कौन सी होती है, हमारे पास CO2, और वो क्या करती है, वो बहुत ही हाई प्रेशर पर क्या होती है, CO2 जो गैस होती है वो फिल्ड होती है, कि प्रेशर बढ़ाओगे तो इसका मतलब उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो भी क्या कर जाएगी, इंक्रीज। ये इसने बोला, ये हेनरी ने, कि प्रेशर मतलब उस गैस का तुम जितना ज़्यादा प्रेशर बढ़ाओगे, जितनी ज़्यादा उस कोल्ड ड्रिंक की बॉटल में उस गैस को फिल्ड करोगे, CO2 को फिल्ड करोगे, वो उतनी ही ज़्यादा उसमें क्या होगी, सॉल्युबल। क्लियर। नेक्स्ट डिजीज क्या है, नेक्स्ट हमारे पास इसकी एप्लीकेशन है। वो कहते हैं कि जैसे जैसे तुम हाइट पर जाते हो, एट अ हाई एल्टीट्यूड, जैसे जैसे तुम हाइट पर जाते हो, तो वो कहते हैं कि हमारे जो ऑक्सीजन का प्रेशर होता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कहाँ से, ग्राउंड लेवल पर। जैसे तुमने देखा होगा जब हम ऊपर हाइट की तरफ जाते हैं तो हमारी सांस फूलने लग जाती है, किस वजह से, बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन की जो ब्लड में कंसंट्रेशन होती है ना, वो क्या होना स्टार्ट हो जाती है, कम होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, थोड़ा वीक फील करते हैं, ठीक है। और मतलब एक ही बोल सकते हैं कि अनएबल टू थिंक प्रॉपरली। तो उस टाइम पर वहां पर एक डिजीज क्रिएट हो जाती है, उस डिजीज को हम क्या बोलते हैं, एनॉक्सिया, एट ए हाई एल्टीट्यूड पर। याद रखना है, ये डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं कि एनॉक्सिया क्या होता है। एनॉक्सिया क्या होता है कि एट हाई एल्टीट्यूड की जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन होती है बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर बेसिकली, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि हम वीक फील करते हैं एंड अनएबल टू थिंक प्रॉपरली, देन अ डिजीज इज क्रिएट, दैट इज एनॉक्सिया। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आती है डीप सी डाइवर्स। अब डीप सी डाइवर्स क्या होता है कि जैसे जैसे देखो वो लोग पानी में जाते हैं, अपने साथ कुछ सिलेंडर्स को कैरी करते हैं। जैसे मान लिया मेरे पास यहाँ पर कोई भी पानी में जा रहा है, ठीक है, जब ये कोई भी इंसान पानी के अंदर जाता है तो मैंने क्या बोला कि वो अपने साथ कुछ सिलेंडर्स को कैरी करते हैं, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ कि तुम क्या करते हो कि जो इसमें हम जो सिलेंडर लेके जा रहे हैं उसमें हम कौन सी गैस को फिल करते हैं, नाइट्रोजन गैस को। क्यों फील करते हैं, देखो इस जो सिलेंडर होता है उसमें एक तो नाइट्रोजन गैस होती है और एक ऑक्सीजन गैस होती है। बेसिकली ऑक्सीजन गैस का सबको पता है कि वो किस लिए यूज़ करते हैं, फॉर अ ब्रीदिंग के लिए,
ठीक है। लेकिन अब ये नाइट्रोजन गैस का यूज़ क्यों किया जाता है कि उन सिलेंडर्स के अंदर, बिकॉज जब ये ह्यूमन बींग जब ऊपर आता है एकदम से, देखो इसमें यहाँ पे गया प्रेशर अलग हुआ, जैसे वो ऊपर आया उसने एक नॉर्मल प्रेशर को एक्वायर कर लिया, और जैसे ही नॉर्मल प्रेशर को एक्वायर किया उसमें जो ऑक्सीजन गैस होती है ना बॉडी के अंदर, वो क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, बबल्स बनना स्टार्ट हो जाता है ऑक्सीजन गैस के, और जैसे ही ऑक्सीजन गैस के बबल्स बनते हैं तो वहाँ पर अगेन एक डिजीज क्रिएट हो जाती है, और उस डिजीज को हम क्या बोलते हैं, बैंडिंग डिजीज। ठीक है, और बैंडिंग डिजीज क्रिएट होगी, और इसी डिजीज को अवॉइड करने के लिए हम ऑक्सीजन सिलेंडर को डाइल्यूट करते हैं बाय इनर्ट गैस, दैट इज हीलियम। क्लियर, जो क्या होती है बहुत ज़्यादा कम सोल्यूबल होती है इवन एट अ हाई प्रेशर, बहुत हाई प्रेशर पर भी वो क्या होती है, कम सोल्यूबल होती है। और भी हम गैसेस फिल्ड करते हैं, नाइट्रोजन गैस को भी फिल करते हैं। नाइट्रोजन गैस की अमाउंट जो जनरली हम उसके अंदर यूज़ करते हैं वो 56.2% के आसपास करते हैं, और जो हीलियम गैस हम यूज़ करते हैं वो जनरली हम 11.7% यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब उस किट के अंदर जो ये ब्रीदिंग किट होती है उनकी, ठीक है, उनके अंदर हम इस टाइप की परसेंटेज रेशो लेके चलते हैं। ये थी हमारी एप्लीकेशंस। ठीक है, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, एक हम ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फिल करते हैं एट ए वेरी हाई प्रेशर, हाई एल्टीट्यूड पे एक डिजीज क्रिएट होती है दैट इज एनॉक्सिया, और डीप सी डाइवर्स के अंदर जो डिजीज क्रिएट होती है वो हमारी कौन सी थी, बैंडिंग डिजीज। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास इसकी क्या क्या लिमिटेशंस है। इसकी लिमिटेशंस ये है, वो कहते हैं कि जो हम गैस का प्रेशर लेते हैं ना वो बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए। भाई तुम ये तो कह रहे हो कि हाई प्रेशर पर गैस सोल्यूबल होती है, लेकिन इतना ज़्यादा भी हाई नहीं होना चाहिए, और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो भी नहीं होना चाहिए। मतलब ना तो प्रेशर बहुत ज़्यादा लो होनी चाहिए, हाई होना चाहिए बेसिकली, ना ही टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होनी चाहिए। क्लियर। और नेक्स्ट वो क्या कहता है, वो कहता है कि जब भी अगर तुम किसी भी गैस को डिजोल्व करते हो किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, वो शुड नॉट अंडरगो एनी केमिकल रिएक्शन, मतलब उसके अंदर उन्होंने आपस में कोई केमिकल रिएक्शन ना करी हो बेसिकली। ठीक है, ये इसकी एक और लिमिटेशन है, केमिकल रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट लास्ट लिमिटेशन है हमारे पास। नेक्स्ट वो कहता है कि किसी भी गैस को जब तुम सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हो तो वो गैस का डिसोसिएशन भी नहीं होना चाहिए भाई। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास अमोनिया गैस है, इसका मैं लिख देती हूँ, अमोनिया गैस है। अमोनिया गैस को तुमने क्या किया, वाटर में डिसॉल्व कर दिया। अब वाटर में डिसॉल्व करते इसने कंपाउंड बनाया, और ये कंपाउंड क्या हो गया, वो जाते उसमें क्या हो गया, डिसोशिएट, तो डज नॉट अंडरगो डिसोसिएशन। क्लियर है, आई थिंक सो समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।